दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। अरे क्यों भावुक हो रहे हो? क्या हो गया? इतने सेंटिया क्यों रहे हो? क्या है इतना सेंटिमेंटल होने का? क्या है इसमें? तो ठीक है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट ये, भूल जाओ टैक्स में क्या हो रहा है, फोकस करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है। जब फोकस करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट को उठाओ। प्रॉफिट्स को उठाने के बाद उस पे 15% बेयर मिनिमम तुमको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। भूल जाओ इनकम टैक्स में क्या एडजस्टमेंट होती हैं, भूल जाओ इनकम टैक्स में जो भी हम सेक्शंस को फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स को बिल्कुल भूल जाओ। आपका फोकस सारा का सारा कहां होगा? आपका फोकस सारा का सारा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रॉफिट पे। लेकिन सर, ऐसी सिचुएशन में तो हम इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस को नजरअंदाज कर देंगे। सर, अगर मान लो पीएनएल अकाउंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बना हुआ, उसमें कुछ ऐसा खर्चा हुआ जिसमें कि टीडीएस नहीं कटा हुआ, तो सर हम उसको भी अलाउ कर देंगे, उसको हम खर्चे की तरह ले लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टीडीएस आपने काटा हो चाहे ना काटा हो, खर्चा अलाउ होता ही होता है। सर 40AI की हम अवहेलना कर देंगे। हाँ भाई हाँ, 40AI की अवहेलना ही करनी है। सर 43B कैश में अगर पेमेंट होती है तो वो पेमेंट अगर एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, हम उसको अलाउ नहीं करते, भूल जाओ। सर और भी कितने सारे सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट के, ना केवल एक्सपेंस को डिसअलाउ करते हुए बल्कि कुछ एडिशनल डिडक्शन देते हुए, कुछ एडिशनल बेनिफिट देते हुए। सर सबको भूल जाएं? हां भाई हां, सबको भूल जाओ। कोई भी सेक्शन जो इनकम टैक्स को इफेक्ट करता है, इनकम टैक्स के प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, तुम्हें याद नहीं रखना। तुम्हें इनकम टैक्स को बिल्कुल भूल जाना है मैट की कंप्यूटेशन करते हुए। मैट फोकसेस ऑन बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट मींस profits which are derived from financial statements, profits which are derived from accounting statement। जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, अरे भाई ग्रुप 4 में CFR पढ़ोगे ना, ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी है, ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, बस दैट अकाउंटिंग इज योर फोकस एज ऑफ नाउ। इनकम टैक्स को बिल्कुल 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 भूल जाना। इनकम टैक्स एकदम याद ना आए जब मैट की कंप्यूटेशन कर रहे हो तो। सर एक गाना है सर, बहुत बड़ा, बहुत पुराना, सॉरी सर, एक बहुत पुराना गाना है। क्या गाना है भाई? दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्मे मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। अरे क्यों भावुक हो रहे हो? क्या हो गया? इतने सेंटिया क्यों रहे हो? क्या है इतना सेंटिमेंटल होने का? क्या है इसमें? सर, इनकम टैक्स निकालते हुए, टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हुए, इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर आंखें बंद कर लेना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी, जैसे कोई अनदेखी हमने कोई सिचुएशन पैदा कर दी हो। सर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। सर कुछ ऐसी चीजें जिन पे कि दिल ना माने, कम से कम उनको तो बुक प्रॉफिट में एडजस्ट करने की परमिशन दे दीजिए। कुछ चीजें, सर हम आपको सारी चीजें नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सारी चीजें बोल दिया तो बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क ही क्या रह गया? फिर तो कोई फर्क ही नहीं रह गया। सर लेकिन दिल नहीं मान रहा सर,
दिल नहीं मान रहा सर। सर कुछ चीजों को परमिशन दे दीजिए कि हम टैक्सेबल प्रॉफिट में, जैसे टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए एडजस्टमेंट करते थे ना, वैसे कुछ चीजों की एडजस्टमेंट हम बुक प्रॉफिट निकालते हुए भी कर दें, जो एपेरेंटली, जो मतलब इनहेरेंटली गलत हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट के मूलभूत सिद्धांतों का हनन कर रही हैं, मूलभूत कॉन्सेप्ट्स को गड़बड़ा रही हैं, सर उन बेसिक चीजों का एडजस्टमेंट करने की परमिशन दे दीजिए। ठीक है भाई। इसी थॉट प्रोसेस से इनकम टैक्स एक्ट ने जब मैट की कंप्यूटेशन में बुक प्रॉफिट को डिसाइड किया कि हम बुक प्रॉफिट को यूज करेंगे, तब इनकम टैक्स एक्ट ने हमें बताई कुछ एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं अपने बुक प्रॉफिट में टू कंप्यूट आवर बुक प्रॉफिट विच इज एलिजिबल टू बी कंप्यूटेड फॉर मैट पर्पसेस। तो मैट को कंप्यूट करने के लिए जो बुक प्रॉफिट यूज होगा उसमें होती हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। लेकिन 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 वादा करो मुझसे कि जो मैं अब एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं, इनके अलावा कोई और एडजस्टमेंट को भूल से भी इमोशनल नहीं होगे वापस, जैसे अभी तुम भावुक हो गए थे, वापस इमोशनल नहीं होगे। इन एडजस्टमेंट के अलावा और कोई एडजस्टमेंट की मेरे से बात नहीं करोगे तुम बुक प्रॉफिट में। This is the exhaustive list of adjustment which can be made while computing the book profit. इनके अलावा, ये जो दो साइड पे लिखी हैं, इनके अलावा कोई भी और एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में नहीं हो सकती। किसी भी और तरह का ऐड या लेस बुक प्रॉफिट में नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट्स हैं जो एडजस्टमेंट्स बुक प्रॉफिट में एडजस्ट हो सकती हैं। दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसके बियॉन्ड आप कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। हां, आप हवाला दो 40AI का नहीं, 43B का नहीं, 37(1) का नहीं। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे की तरह बुक किया हुआ है, कोई बात नहीं, करे रहने दो। कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे की तरह बुक किया हुआ है तो अव्वल तो बुक प्रॉफिट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की तरह डालते ही नहीं। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है भाई। लेकिन उन सब चीजों को हम इग्नोर करेंगे, हम वो सारी चीजें पक्का से नहीं देखेंगे। हम सिर्फ बुक प्रॉफिट में जो यहां गिवन एडजस्टमेंट्स हैं, सिर्फ यही वाली एडजस्टमेंट्स करेंगे। इनके अलावा कोई भी और एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। आइंदा मैं तुम्हें भावुक नहीं होने दूंगा, और तुम हो भी गए तो आई हार्डली केयर, मैं बिल्कुल भी इनके अलावा और कोई एडजस्टमेंट परमिट नहीं करूंगा बुक प्रॉफिट में से। और ये एडजस्टमेंट्स भी डिराइव हुई हैं भाई, कुछ बेसिक इनकम टैक्स के फंडामेंटल थे जो हमें फॉलो करने ही करने थे, मजबूरी थी हमारी, जिनकी वजह से ये एडजस्टमेंट्स इजाद में आई। अदरवाइज इन एडजस्टमेंट्स की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आइडिया ही सिंपली ये है कि इनकम टैक्स एक्ट को भूल जाओ। सिर्फ किस चीज को याद रखो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद रखो जो तुमने अकाउंट्स में पढ़े हैं, आगे चल के तुम ग्रुप 4 में भी पढ़ने वाले हो। और किस चीज को याद रखो? कंपनीज एक्ट को याद रखो। कंपनीज एक्ट में जो चीजें लिखी हैं, शेड्यूल 3 में जो चीजें लिखी हैं, उनको प्रॉफिट में से ऐड या माइनस करो। तो आइडिया ही वही है। जब आइडिया ही वही है तो इनकम टैक्स एक्ट को मैं क्यों देखूं? ठीक है, परमिशन दे दी। कुछ मूलभूत सिद्धांतों के लिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं तुम्हें एडजस्टमेंट करने की परमिशन दूंगा, ऐड या लेस करने की परमिशन दूंगा बुक प्रॉफिट में से। इसके अलावा मैं तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगा किसी भी और तरह के एडजस्टमेंट करने की। ठीक है सर, तो आओ अब हम लोग आज के सेशन में शुरू करेंगे भाई, हाउ टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पसेस ऑफ मैट। मैट को कंप्यूट करने के लिए बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट किया जाता है। फंडामेंटल वही, आपको बेसिक फिगर क्या लेनी है? बुक प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके बने हुए हैं, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो आपके बुक प्रॉफिट बने हुए हैं, आपको बेसिक तो वहीं से उठाना है। उसमें करनी है कुछ एडजस्टमेंट्स करो। ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो अल्टीमेटली यहां पर देखो, ये ऐड होंगी चीजें, ये लेस होंगी, यहां जो अल्टीमेटली फिगर आएगी, दिस विल बी योर एलिजिबल बुक प्रॉफिट फॉर कंप्यूटिंग मैट। इस पे बस 15% को मल्टीप्लाई कर देना, एजुकेशन से सरचार्ज लगा देना, और तुम्हारा मैट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। So let's start explanation 1 to section 115 JB. Explanation is for computing the book profits. How do you compute book profits for computing minimum alternate tax? Minimum alternate tax compute करने के लिए book profit कैसे compute किया जाता है, हम अब सीखने जा रहे हैं। ठीक है सर, तो भाई बेसिक फिगर तो समझ में आई तुम्हें। बेसिक फिगर क्या? बेसिक फिगर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो तुमने अपने अकाउंट्स में बनाया है, उसका प्रॉफिट उठा लो एज इट इज। ठीक है, उसका प्रॉफिट तुमने उठा लिया एज इट इज, वो हमने लिख दिया यहां। अब उसमें करो कुछ एडजस्टमेंट। देखना कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 1, इनकम टैक्स पेड और पेएबल। अब सुनना, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट जो लिखा है
उसी की एडिशन होनी है और किसी चीज की एडिशन नहीं होनी। मेरे क्या कहने का मतलब है, अभी समझाता हूं मैं ना यहां पर एक तुम्हारे को सबसे पहले पीएनएल अकाउंट बना के दिखाता हूं। ये रहा भाई पीएनएल अकाउंट, देखना जरा, मैंने एक पीएनएल अकाउंट बनाया। फॉर्मेट तो देखो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेट है वो अब टी फॉर्म में नहीं बनता, अब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की जगह वर्टिकल फॉर्मेट बनने लगा है। तो फॉर्मेट पे मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इसके कंटेंट पे जा रहा हूं। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां मैंने लिखी हैं कुछ इनकम्स, ठीक है। इनकम है 100 रुपए की। यहां लिखे हैं भाई बहुत सारे खर्चे, ठीक है। खर्चों में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, सैलरी हो सकता है, ओवरहेड्स हो सकते हैं, लेबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे खर्चे, ठीक है। यहां पर जो टोटल हुआ, ये टोटल हमने किया, यहां पर लेके आया और ये निकल के आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया, ये लिखा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में सारी इनकम्स एडेड हैं, सारे खर्चे माइनस हुए हैं, ठीक है सर। दिस इज द नेट प्रॉफिट व्हिच हैज बीन कैरिड फॉरवर्ड ओवर हियर। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो तुम्हें करनी है वो करनी है इनकम टैक्स पेड और पेएबल। अगर, सुनना ध्यान से, अगर इन खर्चों में तुमने कोई इनकम टैक्स पेएबल का खर्चा या इनकम टैक्स का प्रोविजन का खर्चा या इनकम टैक्स जो पे किया है उसका खर्चा यहां डेबिट साइड में डाला हुआ है खर्चे की तरह, जिसकी वजह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो गया है रिड्यूस। एक्सपेंस है, एक्सपेंस की वजह से नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है रिड्यूस। तो अगर कोई ऐसा इनकम टैक्स डाला हुआ है, चाहे प्रोविजन चाहे पेड, जिसकी वजह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो गया है रिड्यूस, मैं उस नेट प्रॉफिट को वापस कर दूंगा इंक्रीज, बिकॉज वी डू नॉट चार्ज टैक्स ऑन इनकम टैक्स, वी डू नॉट चार्ज टैक्स ऑन प्रॉफिट विच इज रिड्यूस्ड बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज नॉट एन एलिजिबल डिडक्शन। ये तो इनकम टैक्स का गोल्डन रूल है ही है। तो मैं इनकम टैक्स अगर कोई आपने डेबिट साइड में खर्चे की तरह बुक किया हुआ है, जिसकी वजह से आपने अपना नेट प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया था, जिसकी वजह से आपके नेट प्रॉफिट में घाटा हो गया, मतलब कम हो गया आपका नेट प्रॉफिट, मैं वो यहां कर दूंगा ऐड इनकम टैक्स पेड और पेएबल। अब ध्यान रहे, इनकम टैक्स इंक्लूड्स एजुकेशन सेस, सरचार्ज, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तीनों चीजें इंक्लूडेड, एजुकेशन सेस, सरचार्ज, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और सर पेनल्टी, सर आपने एजुकेशन सेस इंक्लूड कर दिया, सरचार्ज इंक्लूड कर दिया, इंटरेस्ट अगर कुछ डिले हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो भी आपने इंक्लूड कर दिया। सर आपने पेनल्टी नहीं इंक्लूड करी, नहीं भाई नहीं, पेनल्टी इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन सर पेनल्टी तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक लॉ बना हुआ है, एक सेक्शन है जो कहता है एनी काइंड ऑफ पीनल अमाउंट विच इज पेड बाय द कंपनी इज नॉट अलाउड, इज डिसअलाउड। पेनल्टी तो डिसअलाउ वैसे भी नहीं होती सर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी नहीं होती। फिर मैं तुमको सेम बात कह रहा हूं, जो यहां लिखा है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब मेरे से मत कहो कि जो यहां नहीं लिखा आप उसे भी इंक्लूड कर दो। माना 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 पेनल्टी इज अ डिसअलाउबल एक्सपेंस, माना पेनल्टी को डिसअलाउ किया जाता है, लेकिन एज पर द मैट कंप्यूटेशन पेनल्टी इज नॉट टू बी डिसअलाउड। पेनल्टी इज अ वैलिड डिडक्शन, इज अ वैलिड एक्सपेंडिचर। पेनल्टी वैलिड डिडक्शन होती है, वैलिड एक्सपेंडिचर होता है। जी हां, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पेनल्टी इज नॉट वैलिड एक्सपेंडिचर, पेनल्टी को डिसअलाउ किया जाता है। हमें पता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज होती है, बट एज पर द प्रोविजंस ऑफ मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के प्रोविजंस के तहत पेनल्टी इज नॉट टू बी एडेड बैक, पेनल्टी को एड बैक नहीं किया जाता। वो खर्चे की तरह जो माइनस, जैसे यहां पर अगर पेनल्टी इंक्लूडेड है ना एक्सपेंडिचर में, तो उसे माइनस ही रहने दिया जाता है, उसे एड बैक करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। लेकिन हां, अगर कोई एजुकेशन से सरचार्ज इंटरेस्ट का अमाउंट यहां पर माइनस हुआ है, मतलब यहां खर्चे की तरह अगर लिया हुआ है, वो पक्का से हम लोग ऐड बैक करेंगे ताकि उसका इफेक्ट हम नलिफाई कर सकें, ताकि उसका इफेक्ट हम न्यूट्रलाइज कर सकें। So only the amount of income tax paid or payable, which includes education cess, surcharge, interest, is to be added back while computing the MAT computation. सर अगर बात करें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की, कैपिटल गेन में याद करो, कैपिटल गेन में तुमने एक सेक्शन पढ़ा था 111A 112A, जिसके अंदर अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे होता है सिक्योरिटीज पे, तो उस पे भाई बेनिफिशियल कैपिटल गेन का टैक्स रेट होता है, वो बात अलग है। लेकिन क्या एसटीटी अगर होगा वो भी एड बैक होगा? फिर वही बात, इंक्लूड मत करो इसमें कोई भी चीज, ठीक है।
जो लिखा है सामने लिखा है, नहीं ऐड बैक होगा एसटीडी। चलो सर ठीक है। अच्छा सर एक चीज और बता दो, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, अगर वेल्थ टैक्स के नेचर का कोई टैक्स है तो क्या यहां ऐड बैक होगा या नहीं होगा? फिर वही मैं सेम बात बोले जा रहा हूं, तुम सेम बात दोहरा रहे हो। अरे भाई ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स, नो अदर टैक्स हैज टू बी एडेड बैक ओवर हियर, ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में भी पेनल्टी जो होती है इनकम टैक्स प्रोविजंस के तहत वो एड बैक नहीं होगी। एग्जॉस्टिव लिस्ट है भाई, एग्जॉस्टिव लिस्ट। भावुक मत होना कि सर इनकम टैक्स एक्ट में तो ऐसा होता है, भावुक मत होना, भावनाओं की बात नहीं है, प्रिंसिपल की बात है। प्रिंसिपल बड़ा क्लियर सा, वी आर डीलिंग विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स, वी आर डीलिंग विद द प्रॉफिट लॉस अकाउंट व्हिच इज देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेज। ठीक है सर, एग्जॉस्टिव लिस्ट है सर। इनकम टैक्स पेड और पेबल, अगर यहां डेबिट साइड में आ रहा है, कोई भी इससे रिलेटेड प्रोविजन आ रहा है, वो एड बैक हो जाएगा टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स पेड और पेबल। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। दूसरा, अमाउंट कैरिड टू एनी रिजर्व। तो भाई अब अगर मान लो यहां डेबिट साइड में हमने लिखा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहां डेबिट साइड में मैंने लिखा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या फॉर दैट मैटर ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व, क्योंकि देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे रिजर्व्स, तरह तरह के रिजर्व्स बनाने के लिए आते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिजर्व, पता नहीं तरह तरह के रिजर्व बनने के लिए आते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, कुछ कुछ रिजर्व हो सकते हैं। तो वो सारे रिजर्व में अगर तुमने कुछ भी पैसा ट्रांसफर किया है और अपने नेट प्रॉफिट को कम किया है उस अमाउंट से, क्योंकि रिजर्व भी तो अपना प्रॉफिट ही है भाई। रिजर्व का क्या मतलब होता है? अपना प्रॉफिट जो हमने किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उठा के रख दिया है। रिजर्व का यह मतलब थोड़ी है कि वो खर्चा हो गया, अरे है तो वो मेरा ही फंड है, तो वो मेरा ही एक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो तुमने पुराने जमाने में फिल्में देखी होंगी, जैसे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना टाइम की मूवीज, उसमें ना जो बहुत गरीब हीरो होता है वो ना 3 मटकियां रखता है अपने घर में, उसका एक झोपड़पट्टी होती है जो एकदम लीक कर रही होती है कहीं कहीं से, एक कोने में चूल्हा जला होता है जिसमें माँ फूंक मार के चूल्हा जला रही होती है और रोटियां चूल्हे पे पका रही होती है। वो माँ अंधी होती है, वाइट साड़ी पहनी हुई होती है उसने, और वो ऐसे 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 करके घर में चल रही होती है। एक टिपिकल सीन है, पता है, पुरानी बॉलीवुड मूवीज का टिपिकल सीन है। एक यंग बहन होती है जो शादी के लायक जिसकी एज होती है, और वो जो हीरो होता है ना जो कड़ी मेहनत करके शाम में पैसे कमा के लाता है, वो ना 3 गुल्लक रखता है। उन गुल्लकों पे ना पट्टी लगी हुई होती है। पट्टी क्या लगी होती है? माँ की आंख का इलाज, बहन की शादी, ठीक है, तीसरा अपना घर या कुछ भी और अपने लिए कुछ और। ठीक है, तो जब कोई भी हीरो शाम को घर वापस आता है तो वो अपने माँ को कुछ खाने पीने के पैसे देने के बाद जो बचते हैं ना वो उनमें डाल देता है। ठीक है, और रिजर्व में डाल दी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जो 3 मटकियां वहां पर रिजर्व की रखी हैं, जो 3 गुल्लक वहां रिजर्व की रखी हैं, क्या वो हीरो की नहीं है? अगर कुछ पैसा किसी एक पर्पस के लिए उठा के रख दिया गया है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके अंदर उस पैसे में जो ओनरशिप है वो हीरो की नहीं रही? क्या वो ओनरशिप हीरो की हट जाएगी? क्या वो ओनरशिप हीरो की नहीं रही, ऐसा बोलेंगे? या ये बोलेंगे कि नहीं भाई नहीं, ओनरशिप तो हीरो की ही है, बस ये है वो पैसा कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए एलोकेट कर दिया गया है? जी हां, ये बोलेंगे वो पैसा कुछ पर्पस के लिए एलोकेट कर दिया गया, इसलिए वो पैसा डेफिनेटली ऐड होगा व्हाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपने कोई भी पैसा किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, कोई भी पैसा अगर आपने किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो पैसा यहां पर हो जाएगा भाई ऐड बैक, और उस पर पक्का से मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे होगा, क्योंकि खर्चा नहीं है जो माइनस करके बैठे हो, खर्चा नहीं है ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो माइनस करके बैठे हो बुक प्रॉफिट में से। ऐड कर दो बुक प्रॉफिट में, बढ़ा दो, इस पे टैक्स पे करो, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगेगा इस पे। अरे भाई खर्चा नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर। हाँ, डेबिट साइड में आ जरूर रहा है, डजंट मीन दैट इट इज एक्सपेंडिचर, इट इज इन द नेचर ऑफ क्रिएटिंग अ रिजर्व, क्रिएटिंग अ फ्यूचर फॉर सर्टन पर्पस, कुछ फ्यूचर के पर्पस के लिए, या कोई पर्पस ना भी हो। जनरलिज्म में तो बिना पर्पस के एलोकेट करते हैं भाई फंड्स को। और हाँ, तुम जो अभी सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो सर, जनरली हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें से ये वाला पैसा सर ट्रांसफर करते हैं। जनरली नेट प्रॉफिट से अबव ये वाला पैसा ट्रांसफर नहीं होता। बिल्कुल सही बात, कायदे की बात, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
बस इनकम टैक्स एक्ट ने सोचा अगर कोई ओवर स्मार्ट प्राणी है या अगर कोई प्राणी है जिसने गलती कर दी, गलती से यहां पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ले आया तो ठीक है, अगर वो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देना, अगर डेबिट ही नहीं हुआ तो सवाल ही नहीं उठता, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर यहां नहीं आ रहा और वो आ ही नीचे रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा है और आपने नेट प्रॉफिट लिया, फिर तो नेट प्रॉफिट आपने कम ही नहीं किया, ऐड करने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्वेश्चन में देख लेना, जहां जरूरत है वहां करना, ऐसा नहीं कि जहां जरूरत नहीं है वहां पर कर दिया क्योंकि हमने तो सर फॉर्मेट रटा हुआ है, ऐड होना है तो ऐड होना है। ना ना ना, देखना क्या नेट प्रॉफिट कम हुआ है इसकी वजह से, अगर नेट प्रॉफिट कम हुआ है इसकी वजह से तो ही ऐड बैक होगा, अदरवाइज ऐड बैक नहीं होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो नेट प्रॉफिट विच इज रिड्यूस्ड बाय and any amount which is transferred to the general reserve should be added back because general reserve is not an expenditure, it is an appropriation। वो एक रिजर्व है जिसको हमने अप्रोप्रिएट किया है, वो कोई एक्सपेंडिचर के नेचर का नहीं है। therefore मैट विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड, मैट पे होगा, क्योंकि अगर आपने माइनस कर दिया तो आप उस अमाउंट पे मैट पे नहीं कर रहे। अगर आपने ये जनरल रिजर्व वाला, क्रेडिट वाला, डेबिट वाला अमाउंट अगर आपने यहां पर माइनस कर दिया तो मतलब आप उस अमाउंट पे मैट पे नहीं कर रहे, भाई मैट पे होगा इस वाले अमाउंट पे भी, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स योर बुक प्रॉफिट ओनली, इस पे मैट पे पक्का से होगा ही होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो अमाउंट कैरिड टू एनी रिजर्व, अमाउंट अगर आपने किसी रिजर्व में कैरी ऑन किया है वो यहां पर ऐड होगा। अब मुझे एक चीज बता देना भाई, सर जैसे अमाउंट यहां पर आपने डेबिट किया ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, ऐसे सर क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट हो सकता है, वो क्या, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व, किसी रिजर्व से अगर आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो सर यहां पर क्रेडिट में हो सकता है वो। ठीक है, अरे भाई पुराने साल का जनरल रिजर्व बना हुआ है, इस साल आपको उस जनरल रिजर्व में से पैसा विड्रॉ करना है, आपने पैसा विड्रॉ किया, आपने अपने पीएनएल अकाउंट में डाला, आपको जरूरत थी कुछ खर्चा करना है या कुछ भी पर्पस के लिए आपको जरूरत थी, आपने जनरल रिजर्व से पैसा विड्रॉ करके पीएनएल अकाउंट में यहां पर डाल दिया, तो जहां आपकी इनकम 100 रुपए थी ना, वहां अब आपकी इनकम 20 रुपए फालतू हो गई, 120 रुपए की आपकी इनकम हो गई, और आपके नेट प्रॉफिट में जो बुक प्रॉफिट है यहां पर 20 रुपए का इजाफा हो गया, आप 20 रुपए पे एडिशनल मैट पे कर रहे हो, यहां पर 20 रुपए पे आप एडिशनल मैट पे कर रहे हो, आपने एडिशनल मैट पे करने का फैसला कर लिया, क्यों, क्योंकि यहां अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व है। क्या कुछ डबल टैक्सेशन की बू आ रही है, डबल टैक्सेशन की बू, डबल टैक्सेशन की बू, सोचो, डबल टैक्स, स्मेल करो, इसे कहते हैं स्निफ टेस्ट। जैसे डॉगीज होते हैं ना, डॉगीज जब भी मौकाए वारदात पे पहुंचते हैं तो मौकाए वारदात पे पहुंचने के बाद स्निफ टेस्ट करते हैं, वो सूंघ के देखते हैं कि कहां कुछ काला है, तो ऐसे सूंघो। क्या ये जो 20 रुपए, क्या ये जो 20 रुपए यहां पर क्रेडिट हुआ, जिसकी वजह से बुक प्रॉफिट में इजाफा आ गया, जिसकी वजह से मैट में इजाफा आ जाएगा, क्या इसके अंदर कोई डबल टैक्सेशन का एलिमेंट की स्मेल आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं आ रही, पता नहीं क्या कह रहे हो आप, नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा। डबल टैक्स कैसे सर, डबल टैक्सेशन कैसे सर? अमाउंट रिजर्व से निकाला, अमाउंट जब रिजर्व से निकाला यहां क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया तो इधर ऐड कर दिया, मैट पे किया उस पे। सर अब जब डाला रिजर्व में तो भाई हमने कहा कि रिजर्व में डाल दिया, ओ समझ आ गया सर। सर जब रिजर्व में डाला था तब ऐड बैक कर दिया था 20 रुपए, ये 20 रुपए जब रिजर्व में डाला था, जिस ईयर में डाला था, पास में जिस भी ईयर में डाला था सर, पास में डाला होगा ना 20 रुपए, पास में जिस भी ईयर में ये 20 रुपए रिजर्व में डाला था, तब उस साल का मैट कंप्यूट करते हुए यहां ऐड हुआ होगा। हाँ जी हाँ, यहां ऐड हुआ होगा, तो उस साल में इस वाले 20 रुपए पे टैक्स पे हुआ होगा। हाँ जी हाँ, उस साल में 20 रुपए पे मैट पे हुआ होगा। तो करंट ईयर में जब विड्रॉ कर रहे हैं तब अगर दोबारा मैट यहां पर पे करेंगे इस वाले इनकम में ऐड करके, इट विल लीड टू डबल टैक्सेशन ऑन द सेम अमाउंट। डबल टैक्सेशन हो जाएगा सेम अमाउंट में, बताओ हाँ कि ना? हाँ जी हाँ सर, बिल्कुल डबल टैक्सेशन हो जाएगा। 20 रुपए, दोबारा सुनो, 20 रुपए जो आज के डेट में विड्रॉ किया जनरल रिजर्व से और पीएनएल अकाउंट में डाला, जिसने हमारी
इनकम को, बुक प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया 20 रुपए से, इस वाली फिगर को इंक्रीज कर दिया 20 रुपए से, मतलब हमारा जो मैट 15% वो 20 रुपए पे ज्यादा कंप्यूट होगा। सर ये सेम अमाउंट जिस साल में हमने पीएनएल अकाउंट, क्योंकि बनाया रिजर्व कहां से होगा, पीएनएल अकाउंट से बनाया होगा, जहां जिस साल में पीएनएल अकाउंट से ये अमाउंट को रिजर्व में डाला होगा, सर उस साल में हमने ऐड बैक किया होगा और हमने उस साल में 20 रुपए पे टैक्स पे किया होगा, यहां पर लिख के ऐड करके। तो सर करंट ईयर में सर इस पे दोबारा टैक्स तो नहीं बनता। तो देखना, लेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व, आगे का मत पढ़ना, आगे का मत पढ़ना। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व को मैंने कर दिया है लेस, डबल टैक्सेशन नहीं होने दूंगा। एक बार तो पहले सालों में आपने कर दिया, पहले सालों में क्या करा, पहले सालों में जब ये 20 रुपए आप पीएनएल अकाउंट से निकाल कर रिजर्व में लेके गए थे, तब आपने उस साल में ऐड बैक कर दिया होगा, 20 रुपए यहां पर ऐड कर दिया होगा और बुक प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, मैट भी ज्यादा अमाउंट पे किया होगा उस साल में। और इस साल में जब उसी रिजर्व से निकाल के पैसे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ला रहे हो, तब आप दोबारा उस पर मैट कंप्यूट करोगे ना जी ना, नहीं परमिशन मिलेगी, लेस कर दूंगा, लेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व। बुक प्रॉफिट, ये जो बुक प्रॉफिट है ना, इसके अंदर यहां 20 रुपए एडेड होगा ना इस वाले अमाउंट पे, मैं यहां पर 20 रुपए माइनस करके इसके इफेक्ट को खत्म कर दूंगा, नलिफाई कर दूंगा, नलिफाई इस वाले इफेक्ट को हो जाना पड़ेगा। सर अब एक चीज बता दो, हां जी हां पूछो, अगर ये जो 20 रुपए यहां विड्रॉ हो रहा है, अगर मैं आपको प्रूव कर दूं कि पिछले किसी भी साल में ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ ही नहीं, अरे अगर ये पिछले किसी भी साल में पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ नहीं तो क्या ये भूत है, भूत कहां से आ गया, फिर ये रिजर्व बन कैसे गया? अरे सर कई रिजर्व होते हैं जो बिना पीएनएल अकाउंट के बन जाते हैं, एग्जांपल दे दो भाई। सर रीवैल्यूएशन रिजर्व, अकाउंटिंग एंट्री देखना जरा क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, पीएनएल में आया ही नहीं, 20 रुपए पीएनएल में आया नहीं। अगर ये 20 रुपए रीवैल्यूएशन रिजर्व से आ रहा होता तो ये पीएनएल में आया ही नहीं। अगर ये पीएनएल में आया ही नहीं तो जिस साल ये बना था उस साल इस पे मैट पे हुआ ही नहीं। अगर जिस साल ये बना था उस साल मैट पे हुआ ही नहीं, तो नेचुरली जिस साल ये विड्रॉ हो रहा है और हमारे पीएनएल अकाउंट में आ रहा है उस साल तो मैट पे होना चाहिए, कायदे की बात। जिस साल बना था उस साल पे मैट पे नहीं हुआ, क्यों पे नहीं हुआ? क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट में आया ही नहीं, पीएनएल अकाउंट से गया ही नहीं, तो हमने ऐड बैक किया ही नहीं होगा। यहां पर ऐड अमाउंट क्रेडिटेड टू एनी रिजर्व, यहां ऐड किया ही नहीं होगा, तो इस अमाउंट पे हमने मैट पे किया ही नहीं होगा उस साल में जिस साल ये रिजर्व बना था। तो अब अगर करंट ईयर में ये विड्रॉ हुआ और हमें ये पुख्ता सुराग मिल गए, 100% यकीन हो गया हमको कि पिछले सालों में ये डेबिट हुआ ही नहीं था, अगर ये पीएनएल में डेबिट हुआ ही नहीं, इसका मतलब इसमें मैट पे हुआ ही नहीं, तो फिर क्या लेस होगा या नहीं होगा? आंसर इज फिर नहीं होगा सर। फिर तो इसे करंट ईयर में सर टैक्स कर दो, क्योंकि इस साल में ये अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, पीएनएल अकाउंट में आ रहा है, मेरे बुक प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, जेन्युइन इंक्रीज है जो मेरे बुक प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है, सर इस पे मैट पे होना ही होना चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन टू इट। अब बढ़ेंगे आगे की लाइन, लेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व, इफ लेस तभी होगा इफ, कंडीशन है लेस के साथ, इफ द अमाउंट इज credited to P&L account. The amount is credited to P&L account. If के बाद देखना क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो अमाउंट है लेस तभी होगा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व जो यहां पर क्रेडिट हो रहा है, इट विल बी रिड्यूस्ड ओनली इफ द अमाउंट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट अर्लियर। अगर ये अमाउंट किसी पहले ओकेजन पे कभी पहले P&L अकाउंट में डेबिट हुआ था, जिस साल ये बना था उस साल ये P&L अकाउंट में अगर डेबिट हुआ था तो ही ये करंट ईयर में लेस होगा, अदरवाइज ये लेस नहीं होगा। तो अगर तुम इसे लेस करना चाहते हो, अगर अपने बुक प्रॉफिट को रिड्यूस करना चाहते हो, अगर अपने मैट की लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हो, तो इंश्योर कर लो कि किसी भी अर्लियर ईयर्स में ये डेबिट हुआ था पीएनएल अकाउंट में। अगर ये किसी भी अर्लियर ईयर में डेबिट नहीं हुआ था पीएनएल अकाउंट में, तो फिर भाई हम लोग इसको आज की डेट में माइनस नहीं कर सकते, आज की डेट में इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, आज की डेट में इसको लेस करके नहीं दिखा सकते। अगर ये प्रीवियस ईयर में डेबिट हुआ था तो ही यहां पर माइनस होगा, मतलब प्रीवियस ईयर में आपने इसे खर्चे की तरह दिखाया था, क्योंकि फिर मेरी एक इंप्लिसिट अजम्पशन रहेगी, पिछले ईयर में खर्चे की तरह दिखाया होगा तो पक्का यहां पर ऐड भी किया होगा, तो पक्का मैट इस पे भी किया होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही ये अमाउंट लेस होगा, अदरवाइज ये अमाउंट लेस नहीं होगा।
तो अमाउंट जो पीएनएल अकाउंट में से निकाला जाता है रिजर्व में, वो तो इन एवरी सिचुएशन विल बी एडेड बैक, क्योंकि जो निकाला गया है, जिस पे रिजर्व बनाया गया है, वो तो इन एवरी सिचुएशन शुड बी एडेड बैक। जो विड्रॉ किया गया है और पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, वो लेस तभी होगा जब ये सेम अमाउंट आपने डेबिट किया था थ्रू पीएनएल अकाउंट इन द अर्लियर ईयर्स में अगर इसको तुमने डेबिट किया था पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट मतलब इसको खर्चे की तरह पुट किया था, तो ही भाई ये लेस होगा, अदरवाइज ये लेस नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया? देखो लॉजिक समझना जरूरी है। रट्टा तो कोई भी मार सकता है, ठीक है, सारे आइटम्स को रट्टा मार लो, लेकिन अगर लॉजिक समझ के रट्टा मारोगे तो प्रॉबेबली याद भी थोड़ा जल्दी होगा, एग्जाम में रिकैपिटुलेट जल्दी होगा, और एग्जामिनर अगर कुछ भी फेरबदल करने की कोशिश करेगा ना, एग्जामिनर अगर कुछ भी ऊंच नीच करने की कोशिश करेगा, तुम एकदम पकड़ लोगे एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है और किस पॉइंट पे वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटीज। अब ये समझना जरा ध्यान से, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है भाई? लायबिलिटी होती है फ्यूचर में आप कुछ कैश आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ये खर्चा होने वाला है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट बेनिफिट है, फ्यूचर में होने वाला है। फिर आप कहो सर हमारे जो पूरे फैक्ट्री है ना, सारे के सारे जो एसी है ना, सर्विसिंग मांग रहे हैं, 5 साल से सर्विसिंग नहीं हुई एसी की, वो भी फ्यूचर में कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो अनअसर्टेन लायबिलिटी है, जो अभी तो नहीं पता होगी या नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में भाई हो सकती है, कभी भी इसका खर्चा हमारे सामने आ सकता है। तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो हमें लगता है कि फ्यूचर में आने वाली है, लेकिन उसका अमाउंट हम पुख्ता तरीके से एसर्टेन नहीं कर पा रहे, कंप्यूट नहीं कर पा रहे, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, उसको बोला जाता है अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी। जैसे क्लासिक एग्जांपल, ग्रेचुइटी। क्या आप गारंटी के साथ बता सकते हो कि कितने एम्प्लॉय आपके 5 साल से ऊपर टिकेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में? जो भी एम्प्लॉयज हैं आज की डेट में, उनमें से कितने 5 साल के ऊपर टिकेंगे? क्योंकि जो 5 साल के ऊपर टिकेगा उसी को ग्रेचुइटी एलिजिबल होगी। क्या आप ये कंफर्मिटी से एकदम ठोक बजा के स्टैम्प पेपर पे लिख के मुझे बता सकते हो कि सर हाँ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी 5 साल तक टिकेंगे टिकेंगे, इनकी ग्रेचुइटी की प्रोविजन का लायबिलिटी बना लो? क्या बता सकते हो? नहीं भाई, नहीं बता सकते। हाँ, तुक्का मार सकते हो, तुक्का बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं, तुक्का मार सकते हो। और जहां आपने तुक्का मारा और फ्यूचर लायबिलिटी तुक्के के बेसिस पे असर्टेन करी, मैं बोलूंगा वो अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी है। असर्टेन मतलब जिसको आपने पुख्ता तरीके से एस्टिमेट किया है, कैलकुलेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इस महीने का इलेक्ट्रिसिटी का अभी बिल नहीं आया, ठीक है, लेकिन आपको प्रोविजन बनाना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि आपको क्लोज करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो अगले महीने की 7 तारीख को आता है, ठीक है। आपने क्या किया? आपने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन नहीं करी, पिछले 11 महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था ना, आपने उसे एवरेज ले लिया, उसका डिवाइड बाय 11 करके एवरेज ले लिया, और इस एवरेज का जो 1 महीने का एवरेज आया ना, इसको पिछले 5 साल के मार्च के महीने के बिल से कंपेयर कर लिया, क्योंकि हो सकता है मार्च के महीने में ज्यादा या कम बिल आता हो एज कंपेयर टू एवरेज, ठीक है। तो 2 काम किया आपने। काम नंबर 1, जो इस साल का एवरेज इलेक्ट्रिसिटी का बिल था पिछले 11 महीने का, मार्च के महीने को छोड़ के उसका एवरेज ले लिया, ताकि एक ब्रॉड फिगर आपके दिमाग में आ जाए कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकला। और दूसरी, पिछले 5 साल का आखिरी जो मार्च के महीने का बिल आता है वो कितना ज्यादा या कम आता है, उसका ट्रेंड ले लिया, और उसके बेसिस पे आपने मार्च के महीने का प्रोविजन बनाया। बताना, अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी या एसर्टेन्ड लायबिलिटी? सर एसर्टेन्ड लायबिलिटी। पुख्ता तरीके से आपने कंप्यूटेशन करी है विदाउट एनी अजम्पशंस या विदाउट एनी मेजर एस्टिमेट्स, आपने असर्टेन किया है लायबिलिटी का ऑन अ बेसिस ऑफ अ साइंटिफिक एंड रैशनल बेसिस। लेकिन वहीं अगर आपने सिर्फ तुक्का मारा है, सर मिस्टर ए के जो लक्षण लग रहे हैं ना सर, वो अपना सीवी अपडेट करते रहते हैं ऑफिस में बैठ के, सीवी अपडेट करते रहते हैं, जो उनका रेज्यूमे है ना उसको अपडेट करते रहते हैं, ईमेल पे कंसल्टेंट से बात करते रहते हैं, एकदम से जब फोन आता है ना अपनी सीट से उठ के चले जाते हैं, कंसल्टेंट को बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है मेरा नोटिस पीरियड 2 महीने का है, मुझे इतना पैकेज में हाइक चाहिए, इस तरह की बातें करते रहते हैं। सर तो हमें लगता है मिस्टर ए 5 साल से ऊपर नहीं टिकेंगे, सर आप मिस्टर ए की ग्रेचुइटी का प्रोविजन मत बनाओ। लेकिन जो मिस्टर बी है ना वो बड़े लॉयल लगते हैं, बड़े ढंग से मन से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं और अपना काम पूरा फिनिश करके जाते हैं और सब चीजें बहुत ढंग से। सर ऐसा लग रहा है कि मिस्टर बी ना 5 साल से ऊपर टिकेंगे, मिस्टर बी के लिए ना आप ग्रेचुइटी का प्रोविजन बना लो। बताना, असर्टेन्ड लायबिलिटी या अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी? सर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी। अनअसर्टेन्ड, ये असर्टेन्ड नहीं है भाई, अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी है। अब सुनना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है सर
मुझे ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाना था। तुक्के मारने की बजाय मैंने अपनी इंडस्ट्री का, जो मेरी इंडस्ट्री है जिसमें मैं काम करता हूं, मैंने उसका लिया ट्रेंड ऑफ टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो। एम्प्लॉय कितनी जल्दी जल्दी भागते हैं, एम्प्लॉय कितनी जल्दी जल्दी छोड़ छोड़ के जाते हैं। मैंने एक प्रॉपर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो लिया। उस रेशो के आधार पे जितने मेरे आज के एम्प्लॉयज थे उन सब पे वो एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशो लगाया और एस्टिमेट निकाला कि अगले 5 साल के अंदर अंदर इनमें से कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, कितने एम्प्लॉय होंगे। और सर उस रेशो के बेसिस पे जितने एम्प्लॉय होंगे उनकी ग्रेचुइटी की प्रोविजन असर्टेन किया। और क्योंकि वो इमीडिएटली पेबल नहीं होगा ना, वो तो 5 साल बाद पेबल होगा, उसकी डिस्काउंटिंग कर दी। तुमने एसएफएम में पढ़ा होगा भाई, डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी भी तो काउंट करना है ना। अरे भाई वो जो ग्रेचुइटी की पेमेंट हो रही है वो आज हो रही है, 5 साल बाद होगी, 5 साल बाद होगी। और वो भी जो आपने लायबिलिटी असर्टेन करी वो ऐसे तुक्के में करी या फिर आपने एक वैलिड एक टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री की लेके आए, उस इंडस्ट्री की टर्नओवर रेशियो के हिसाब से आपने अपनी कंप्यूटेशन करी। सर टर्नओवर के हिसाब से आपने अपनी कंप्यूटेशन करी। सो अब बताना जरा, अब की बार जो कंप्यूटेशन करवाई है मैंने ग्रेचुइटी की, पहले वाली तो तुमने कह दिया था सर ऐसे मजे मत लो, सर ये क्या है कि उसके ऐसे लक्षण लगते हैं कि वो भाग जाएगा, ऐसा लग रहा है कि वो टिकेगा। ये क्या होता है, ऐसा लग रहा है क्या होता है? अकाउंटिंग लग रहा है के बेसिस पे चलती है, किसी फैक्ट के बेसिस पे, किसी फिगर के बेसिस पे, किसी एनालिसिस के बेसिस पे चलती है? सर एनालिसिस के बेसिस पे चलती है। तो अब जो मैंने दूसरा वाला तुम्हें तरीका बताया ग्रेचुइटी को कंप्यूट करने का, बताना दूसरा वाला तरीके से जो निकल के आएगा, असर्टेन्ड लायबिलिटी या अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी? सर असर्टेन्ड लायबिलिटी, असर्टेन्ड लायबिलिटी। जो दूसरा वाला तरीका आपने अपनाया है ना सर, वो बहुत ज्यादा पुख्ता है, बहुत ज्यादा रैशनल है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। लेकिन सर एक चीज बता दो, क्या आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो? क्या आप रिस्क्स और इंडस्ट्री एनालिसिस करने की, इंडस्ट्री में कितना टर्नओवर रेशो चल रहा है, क्या रेशो हमें लेना चाहिए, एज, एम्प्लॉयज की एज कितनी है, एज के हिसाब से भी असर्टेन होता है कि कौन जल्दी छोड़ेगा कौन लेट छोड़ेगा। जैसे ओल्ड एज के जो अधेड़ उम्र के लोग होते हैं 40 से अब, वो नहीं छोड़ते किसी कंपनी को जल्दी से, वो टिकने की उनकी प्रॉबिलिटी ज्यादा होती है। जो कम एज के लोग होते हैं 25-30, वो जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, अपनी इंडस्ट्री को बेचते रहते हैं। तो सर ये सब जो एनालिसिस आपने किया क्या ये एनालिसिस आप किसी एक्सपर्ट से करवा सकते हो? तो और ज्यादा पुख्ता सुराग मिल जाएगा कि आपकी अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी नहीं है, आपकी असर्टेन्ड लायबिलिटी है ग्रेचुइटी लीव एनकैशमेंट की। क्या आप किसी एक्सपर्ट से करा सकते हो? मैंने कहा हाँ जी हाँ, हमारे देश में एक साइंस है जिसे बोलते हैं एक्चुरियल साइंस। एक्चुअरीज होते हैं जो बेसिकली यही काम करते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन असेसिंग द रिस्क विच इज देयर इन इंडस्ट्री ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। दे आर एक्सपर्ट इन नोइंग व्हाट डेमोग्राफी ऑफ people in a falling in a particular category or a particular age will leave the organization first and what category will retain for 5 years or more। इन सब चीजों के वो एकदम अल्टीमेट वाले एक्सपर्ट होते हैं। उन एक्सपर्ट्स की मदद लेके अगर आपने ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाया है तो फिर हम उस ग्रेचुइटी के प्रोविजन को कहते हैं असर्टेन्ड लायबिलिटी। और अगर आपने खुद तुक्कों के बेसिस पे, अपने एस्टिमेट के बेसिस पे, अपने आप को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किंग मान के अगर आपने कोई असर्टेन लायबिलिटी किया है, हम उसे बोलेंगे अनअसर्टेन लायबिलिटी। बिल्कुल गलत लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी वैलिड लायबिलिटी नहीं है। और हम ये खर्चा, क्योंकि आपने यहां पर डेबिट साइड में दिखाया होगा ना खर्चे की तरह, तो आपने पता अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करी होगी? आपने अकाउंटिंग एंट्री पास करी होगी प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अकाउंट डेबिट टू ग्रेचुइटी पेएबल। तो ग्रेचुइटी पेएबल तो लायबिलिटी बन गई, बैलेंस शीट में जाएगी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी जो होगा वो यहां डेबिट साइड में आ रहा होगा, और डेबिट साइड की वजह से उसने नेट प्रॉफिट को कर दिया होगा कम। हम नेट प्रॉफिट को कर देंगे इंक्रीज बाय एडिंग द प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी। Any liability which is not ascertained, any liability which is based out of estimate, तुक्का जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, तुक्का मारने से जो लायबिलिटी बनाई है, जो ascertained नहीं है, जिस लायबिलिटी का कोई सर पैर नहीं है, आपने अपने मन गढ़ंत किसी फिगर को यूज करके, मन गढ़ंत एस्टिमेट को करके कोई लायबिलिटी बनाई है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी। लेकिन हाँ, अगर कोई लायबिलिटी ग्रेचुइटी की, लीव एनकैशमेंट की, किसी भी तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट की एक्चुअरी ने बना के आपको दी है, आपने एक्चुअरी से बनवाई है, तो पक्का इट विल बी असर्टेन्ड लायबिलिटी। उसको यहां पर मैं ऐड बैक नहीं करूंगा। मैं ऐड बैक कौन सी वाली लायबिलिटी को करूंगा भाई? लायबिलिटी फॉर प्रोविजन मेड फॉर अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी। अगर कोई अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी का प्रोविजन बनाया है, एक ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में आने वाली है, अभी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, अमाउंट नहीं पता आएगा नहीं आएगा, अगर कोई अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी का आपने प्रोविजन बनाया जिसका अमाउंट आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आई विल एड इट बैक व्हाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट। हम ऐसे खर्चे की तरह नहीं लूंगा, नहीं बने, ये आपका खर्चा नहीं है, खर्चे की तरह मैं इसको नहीं लूंगा।